हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपनी पहली बुक के चैप्टर नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत के बारे में। पूरी वीडियो लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड होने वाली है। सभी आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट इसके अंदर पता चल जाएंगे। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आराम से जाइए, डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिविजन नोट्स, डिटेल नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। इसके अलावा सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, सोवियत प्रणाली और शीत युद्ध। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या हुए। फिर हम देखेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे भारत और साम्यवादी देश। और लास्ट में जो एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, कौन सा, अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक नज़र में अगर हम चैप्टर को देखें तो हमें समझ आएगा कि इस चैप्टर में हमें सोवियत संघ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से सोवियत संघ अस्तित्व में आया, यानी बना, उसने अपना विकास किया और अंत में उसे किस तरह से शीत युद्ध की वजह से विघटन का सामना करना पड़ा। अब जो सोवियत संघ था वो 1917 में बना था। साम्यवादी विचारधारा से वो प्रेरित था। द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी गुट में शामिल था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति बना। अमेरिका से होड़ शुरू हुई उसकी। सोवियत व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगी उस होड़ की वजह से और अंत में जाकर सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इसके बाद हुई क्या, शॉक थेरेपी। तो चलिए ज़रा देखते हैं डिटेल में कि आखिर ये सब था क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ। तो सोवियत संघ का गठन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि नीचे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसी वीडियो के अंदर से हैं, तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखें। तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ। सोवियत संघ को अंग्रेजी में यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था। इसी के साथ साथ सोवियत संघ में कितने देश थे, यानी कुल 15 गणराज्य थे। यानी अलग अलग 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। इसके अलावा सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था और ये समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। अगर आपको इन विचारधाराओं में कोई भी डाउट है कि कौन सी विचारधारा क्या होती है तो मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें ये देखना है कि आखिर सोवियत प्रणाली क्या थी। तो देखिए, रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई, जैसा कि हमने पढ़ा, बोल्शेविक क्रांति, जिसके बाद बना क्या, यूएसएसआर, जिसका उद्देश्य क्या था, एक समतामूलक यानी समान समाज की स्थापना करना। ये अभी तक हमने देखा। इसके अंदर क्या था कि इसमें पूंजीवाद और निजी संपत्ति का अंत किया गया। फिर से वही चीज़ कि अगर आपको पूंजीवाद वगैरह नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको ये सब डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो निजी संपत्ति का अंत करना था, समानता के आधार पर समाज की रचना करना था। यानी रूस में क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति, यूएसएसआर बना, समतामूलक समाज की स्थापना करने और निजी संपत्ति और पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए। अब इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, सोवियत प्रणाली। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से सोवियत संघ ने खुद को चलाया या अपना विकास किया, उसी को सोवियत प्रणाली कहा जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या थी, देखिए इसकी जो आर्थिक विशेषताएं थी, सबसे पहली तो ये थी कि सोवियत प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी, जहाँ सभी आर्थिक निर्णय संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर लिए जाते थे। यानी किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि इस तरीके से जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। दूसरा था कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। यानी अर्थव्यवस्था जो हुआ करती थी वो प्लान्ड हुआ करती थी, सब कुछ प्रॉपर प्लान के तरीके से होता था। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, तो ये भी हमने सोवियत संघ से ही ली हैं, यानी उनकी भी यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी। तो नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए योजना बनाना होता है। यानी ये देख लेना कि अभी हमारे पास कितने संसाधन हैं और उससे हमें भविष्य में कहाँ तक जाना है। तो बेसिकली एक प्लानिंग करना कि देश कैसे विकास करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी सबको, यानी सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था। न्यूनतम जीवन स्तर क्या होता है, इसका मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जिनके बिना वो सामान्य रूप से नहीं जी सकता, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेरोजगारी ना के बराबर। तो जो सोवियत संघ था उसके अंदर बेरोजगारी लगभग ना के बराबर थी, यानी वहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उन्नत संचार प्रणाली थी सोवियत संघ की, कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप क्या था, राज्य का स्वामित्व, यानी मालिकाना हक किसका हुआ करता था, राज्य का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं हुआ करता था, वहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर हुआ करता था। यानी जितनी भी चीज़ें उन सब के ऊपर मालिकाना हक किसका होता था, सरकार का। नेक्स्ट, भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर सरकार का नियंत्रण, जैसा कि आपको बताया। इसके अलावा उपभोक्ता उद्योग जो थे वो बहुत उन्नत थे, यानी उद्योग, कंपनी वगैरह जो चीज़ें बनाती थी प्रोडक्शन की, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, उन्नत थी। तो यहाँ पर एक छोटी सी पिन से लेकर कार जैसी बड़ी बड़ी वस्तुएं सब बनाई जाती थी।
और इसी के साथ साथ ऊर्जा संसाधनों का विशाल भंडार था। तो यहाँ पर ऊर्जा संसाधन जैसे कि खनिज तेल, लोहा, इस्पात वगैरह क्या थे, अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे सोवियत संघ के पास। आगे अगर हम देखें तो इसी प्रणाली की राजनीतिक विशेषता क्या थी, तो राजनीतिक विशेषताओं में यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का शासन था। तो आपको याद रखना है कि सोवियत संघ में सिर्फ एक पार्टी हुआ करती थी। जैसे भारत है, भारत में कांग्रेस है, बीजेपी है, अलग अलग पार्टियां हैं, ये सब आपस में चुनाव होते हैं, जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा वही सत्ता में रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो पूंजीवाद, निजी स्वामित्व और मुक्त व्यापार का विरोध था। ये तीनों चीज़ें भी आपको नीचे वीडियो में मिल जाएंगी। इसी के साथ किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को बनाने की छूट नहीं थी, यानी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही रह सकती थी, उसके अलावा कोई पार्टी बन भी नहीं सकती थी। तो ये थी सोवियत प्रणाली की राजनीतिक विशेषता। कहने का मतलब है, एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि सोवियत प्रणाली का मतलब है वह तरीका जिस तरीके से सोवियत संघ खुद को चलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब सोवियत संघ का गठन हो गया, उसने अपनी प्रणाली बना ली। इसके बाद क्या हुआ, तो देखिए 1917 के बाद सोवियत संघ बना, तो 24 से लेकर 53 तक वहाँ पर कौन रहे, जोसेफ स्टालिन का शासन रहा। यानी वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कौन रहे, जोसेफ स्टालिन। तो इन्होंने 1924 से 1953 तक सोवियत संघ का नेतृत्व किया और इन्होंने सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जहाँ तक सोवियत संघ पहुँच पाया था 53 में, उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या योगदान था देखते हैं हम। इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने ही जीत दिलाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जीत दिलाई और साथ ही साथ खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण भी किया। यानी जितने भी खेत वगैरह हुआ करते थे उन सबका सामूहिकरण कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, सोवियत संघ और शीत युद्ध। तो देखिए जैसा हमें पता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उसके बाद सभी देश तो बर्बाद हो गए थे, सिर्फ दो बड़े देश बचे थे। कौन कौन से, पहला था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो दो महाशक्तियाँ थी, पहली थी अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ, तो दोनों ही महाशक्तियों में क्या हो गया, होड़ में, यानी दोनों ही महाशक्तियों में होड़ होने की वजह से शीत युद्ध शुरू हो गया। अब ऐसे में ये दोनों महाशक्तियाँ खुद को एक दूसरे से अच्छा साबित करने के प्रयास करने लगी। यानी कि अमेरिका ये कहने, यानी इस तरीके से बिहेव करने लगा कि वो सोवियत संघ से ज़्यादा अच्छा है, और सोवियत संघ ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो अमेरिका से ज़्यादा अच्छा है। इसी को बोला गया क्या, शीत युद्ध। इसकी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज़रूर देखिए। जो भी डाउट हो आपको हमारे चैनल पर लगभग सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़रूर उन सब वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। आगे देखते हैं। तो सोवियत संघ और शीत युद्ध। तो देखिए हुआ क्या कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। तो जोसेफ स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव आए और उन्होंने सोवियत संघ की कमान संभाली। अब कुछ मुख्य घटनाएं, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट, अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़, जिसमें कि रूस ने पहला जो अपना विमान था, यानी जो पहला सैटेलाइट था वो छोड़ा था, स्पुतनिक। और इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गगारिन को भी अंतरिक्ष में किसने भेजा था, रूस ने। तो बेसिकली हुआ क्या था कि अमेरिका और सोवियत संघ में जो होड़ लग रही थी वो अंतरिक्ष में भी होड़ लग रही थी कि पहले अंतरिक्ष में कौन जाएगा, पहले चांद पे कौन जाएगा। तो उसी दौर में इन्होंने पहला सैटेलाइट भेजा था स्पुतनिक, और यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा था रूस ने। इसी को देखते हुए अमेरिका ने क्या किया था, उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा था कहाँ, अपोलो मिशन के तहत चांद पे। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच होड़ लग रही थी। और इसी के साथ साथ इन्हीं के दौर में हुआ था क्या, बर्लिन की दीवार का निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अब सोवियत संघ जो था वो तो शीत युद्ध में शामिल हो गया, पर शीत युद्ध के सोवियत संघ पे प्रभाव क्या हुए। तो देखिए हुआ क्या कि अब ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे से ज़्यादा हथियार बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा होने लगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो सोवियत संघ था वो पश्चिमी देशों से पिछड़ने लगा, यानी वो आगे बढ़ने लगे और ये पिछड़ने लगा। इसी के साथ साथ इसकी अर्थव्यवस्था रुक गई, यानी जो विकास की दर पहले थी वो एकदम से रुक गई। नेक्स्ट क्या हुआ कि इसकी विकास की गति कम हो गई और साथ ही साथ देश की समस्याओं से इसका ध्यान हट गया। यानी सोवियत संघ अब इस बात पे ज़्यादा ध्यान देने लगा कि वो अमेरिका से अच्छा कैसे बने, इस बात की बजाय कि देश में चीज़ें अच्छी कैसे की जाए। तो इन प्रभावों के कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ में अब सुधार के कुछ प्रयास किए गए। जैसा कि हमने देखा कि अर्थव्यवस्था खराब होने लगी थी तो सुधार के प्रयास किए गए। तो निकिता क्रुश्चेव के बाद आए कौन, मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, सोवियत संघ के सुधार के लिए कुछ प्रयास किए। उसके लिए उन्होंने दो नीतियां बनाई, जिसमें से पहली नीति थी ग्लासनोस्त। ये नाम आपको याद रखना है। ग्लासनोस्त का मतलब था खुलापन और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना। तो ग्लासनोस्त के तहत वो क्या करना चाहते थे, राजनीतिक व्यवस्था को खोलना चाहते थे, जिससे क्या हो सके
कि देश के अंदर थोड़ी सी स्थिति सामान्य हो सके और पार्टियाँ आ सके, लोकतंत्र कायम हो सके एक तरीके से। और दूसरा वो पुनर्रचना करना चाहते थे व्यवस्था की, ताकि चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो सकें। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सोवियत संघ में फिर से शांति लाना, फिर से स्थिति को सुधारना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने राजनीतिक सुधार किए, यानी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। दूसरा, इन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप में जो सोवियत संघ की सेना थी उसको वापस बुला लिया। और तीसरा, जर्मनी के एकीकरण में इन्होंने सहायता की, यानी बर्लिन की दीवार को हटाकर जर्मनी को एक करना, उसके अंदर इन्होंने सहायता की। साथ ही साथ इन्होंने कुछ आर्थिक सुधार किए, जैसे कि हथियारों की होड़ पर इन्होंने रोक लगाई। इसी के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की इन्होंने कोशिशें की, और साथ ही साथ देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया। अब हुआ क्या इसके बाद? देखिए, जो गोरबाचेव थे उन्होंने क्या किया? सोवियत संघ में सुधार की पूरी कोशिश की, पर उनके प्रयास पूरी तरह से असफल रहे। अब असफल क्यों रहे? देखिए, ऐसा हुआ कि वह लोग जो सुधार चाहते थे, उन्होंने तो कहा कि सुधार बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, और जो लोग सुधार चाहते ही नहीं थे वो इनका विरोध करते रहे। अब ऐसे में गोरबाचेव को कहीं से भी समर्थन नहीं मिला, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ कि 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, तो उसके बाद से सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत हो गई, और 1991 तक सोवियत संघ पूरी तरीके से क्या हो गया? विघटित हो गया, यानी वो पूरी तरीके से अलग अलग बट गया। तो देखते हैं ज़रा सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, यानी आखिर वो विघटित हुआ ही क्यों। तो जैसा कि हमने कुछ पहले भी पढ़ा, अब भी पढ़ते हैं। देखिए, पहला था लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, यानी एज अ सिटीज़न आपके देश के प्रति कुछ आकांक्षा, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन चीज़ों को क्या किया? सोवियत संघ पूरा नहीं कर पाया। वो शीत युद्ध में इतना ज़्यादा लीन हो गया कि उसने अपने देश के लोगों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। इसके अलावा नौकरशाही का शिकंजा, जैसा कि हमने देखा कि सोवियत संघ के अंदर सब कुछ सरकारी सेक्टर में था, यानी वहाँ पर प्राइवेट कुछ नहीं होता था। तो ऐसे में धीरे धीरे उसकी पूरी व्यवस्था नौकरशाही यानी सरकारी लोगों के अंतर्गत फंसती सी चली गई। तो उस नौकरशाही का क्या हो गया? शिकंजा कस गया उसके ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। तो सोवियत संघ के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा होने के कारण वहाँ पर वो किसी की ना तो सुनती थी, और जो उसका मन था वो उस तरीके से करती थी। इन सब चीज़ों की वजह से भी क्या हुआ? सोवियत संघ के अंदर समस्या पैदा हुई। नेक्स्ट है हमारा हथियारों के निर्माण में उसने अत्यधिक खर्चा किया, जिस वजह से उसकी खुद की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। उसके अलावा वह पश्चिमी देशों से धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। साथ ही साथ रूस का दबदबा था। देखिए, 15 गणराज्यों में सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? रूस था। तो इस वजह से रूस का दबदबा किसके अंदर? सोवियत संघ के अंदर ज़्यादा था। ज़्यादातर काम किसके लिए होते थे? रूस के लिए। तो इसीलिए बाकी के 14 गणराज्यों को ऐसा लगने लगा कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का रुक जाना, जैसे कि हमने देखा कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक गई थी। और साथ ही साथ लोगों में आज़ादी की भावना का उठना। अब इन सब स्थितियों को देखते हुए लोगों में आज़ादी की भावना उठने लगी कि नहीं, बस अब हम सोवियत संघ के अंडर नहीं रह सकते, अब हमें क्या होना है? आज़ाद होना है। इसके अलावा कुछ तात्कालिक कारण थे। तात्कालिक कारण का मतलब कि एकदम से जिस वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, तो उसमें से पहला था कि लोगों के मन में आज़ादी की भावना उभरने लगी, और साथ ही साथ जो गोरबाचेव ने सुधार प्रस्तावित किए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तब इससे क्या हुआ कि गोरबाचेव ने सोचा था कि स्थिति सुधरेगी, पर स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि लोग सुधार तो चाहते थे पर अब उनके अंदर सब्र नहीं था, उनको जल्दी से सब कुछ चाहिए था। तो इस वजह से स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई, और सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। देखा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो हमने कारण पढ़ लिया, अब हमें देखना है कि इसके परिणाम क्या हुए, यानी इससे विश्व में क्या क्या बदलाव आए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इसके अलावा अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले दो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ तो और अमेरिका। तो सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो ऐसे में सिर्फ एक महाशक्ति बची, कौन सी? अमेरिका। तो अगर वर्चस्व के लेकर आपके अंदर कोई डाउट है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को भी देखकर वर्चस्व को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व की क्या हुई? शुरुआत हुई। नेक्स्ट, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही थी। साथ ही साथ सोवियत संघ का अंत हो गया, अब इस नाम का कोई देश नहीं बचा। साथ ही साथ 15 नए देशों का उदय हुआ, क्योंकि सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो कितने नए देश बने? 15, क्योंकि वो 15 देशों से मिलकर बना था ना। साथ ही साथ रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। कहने का मतलब है कि जो जो चीज़ें पहले सोवियत संघ के पास थी वो सब अब किसको मिल गई? रूस को। तो समाजवादी विचारधारा को झटका लगा, क्योंकि इतना बड़ा समाजवादी देश अपने आप को संभाल नहीं सका, और अंत में क्या हो गया? विघटित हो गया। और पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला, क्योंकि अमेरिका जीत गया था, यानी उसकी विचारधारा ज़्यादा अच्छी साबित हुई। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और साथ ही साथ सोवियत संघ से आज़ाद देशों ने लोकतंत्र तथा पूंजीवाद को अपनाया। इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो देश पहले समाजवाद में थे अब उन्होंने भी किसे अपना लिया? लोकतंत्र और पूंजीवाद को। रूस को वह सभी अधिकार मिल गए जो सोवियत संघ के पास थे, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। अगर आपको नहीं पता कि सुरक्षा परिषद क्या होती है तो वैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो रूस को वह सभी अधिकार मिले जो कि सोवियत संघ के पास थे, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि जो संधियाँ सोवियत संघ द्वारा की गई थी वैसा अब किसको निभानी थी? रूस को, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि वो उसका क्या बन गया? उत्तराधिकारी।
और साथ ही साथ परमाणु संपन्न देश का दर्जा भी किसको मिल गया, रूस को। अब इसके बाद एक चीज़ और आई क्या, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी ये हमें समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी किसी को चोट पहुंचाना और उससे उसका क्या करना, ट्रीटमेंट करना। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कितने नए देश बने, 15 नए देश। किस पर बेस्ड थे, समाजवाद पर अब तक। और हमने देखा कि उन्होंने क्या अपनाया, लोकतंत्र और पूंजीवाद। तो उस लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपनाने के लिए ही शॉक थेरेपी बनाई गई। कहने का मतलब है कि समाजवाद से पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया, शॉक थेरेपी। इसे बनाया किसने था, इसे बनाया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ठीक है। इसीलिए बनाया ताकि वो समाजवादी विचारधारा से उस स्ट्रक्चर को तोड़कर अब क्या बनाया जा सके, पूंजीवाद। अब ये होता कैसे, ये होता ऐसे कि जितने भी समाजवाद के अंदर तो सब कुछ सरकारी था, तो सरकारी कंपनियों को डायरेक्टली प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाता, ठीक है, यानी एक तरीके से बोली लगाकर, ऑक्शन करके, नीलामी कराकर, ठीक है। तो यही थी क्या, शॉक थेरेपी, यानी सरकारी कंपनियों की नीलामी कराकर उन्हें प्राइवेट कर दो, यानी समाजवाद को पूंजीवाद में बदल दो। तो दूसरे शब्दों में गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट में बदलना ही क्या था, शॉक थेरेपी, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। उद्देश्य क्या थे इसके, तो इसका उद्देश्य था कि राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया जाए, यानी उसे प्राइवेट कर दिया जाए। नेक्स्ट था कि मुक्त व्यापार को अपनाया जाए ताकि एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार हो सके, और साथ ही साथ पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए किसको, बाकी देशों की अर्थव्यवस्था को, जो 15 देश नए आज़ाद हुए, ताकि इन देशों को भी फ़ायदा हो और उन देशों को भी। इसके परिणाम क्या हुए, देखिए सबने सोचा था कि ये आराम से हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये पूरी तरह से असफल रहा। क्यों असफल रहा, देखते हैं ज़रा क्या क्या नुकसान हुए। तो पहला, रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया, यानी जितनी भी कंपनियां थी वहाँ पर सब क्या हो गई, बर्बाद हो गई पूरी तरह से। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, देखिए जैसे भारत के अंदर कौन सी मुद्रा है, रुपया, वैसे ही रूस के अंदर कौन सी मुद्रा है, रूबल। तो रूबल के अंदर क्या हुई, भारी भरकम गिरावट आई। इसके अलावा समाज कल्याण की जो व्यवस्था रूस के अंदर या सोवियत संघ के अंदर एग्जिस्ट किया करती थी, कि सोवियत संघ अपने लोगों की देखरेख करता था, वो सब खत्म हो गया। अब लोगों को सब कुछ अपने आप करना था। इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियों को उल्टे सीधे दामों में लोगों को बेच दिया गया। आर्थिक विषमता बड़ी तेज़ी से बढ़ी, कहने का मतलब है कि अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया। इसके अलावा खाद्यान्न संकट पैदा हो गया देश के अंदर, कि खाने की व्यवस्था कहाँ से की जाए अब। इसके अलावा कालाबाजारी को बढ़ावा मिला। कालाबाजारी को बढ़ावा मिलने का मतलब है कि देश के अंदर कालाबाजारी बढ़ी, क्योंकि खाद्यान्न वगैरह नहीं था, तो ऐसे लोग सामने आ गए जो कि माफिया वर्ग के हुआ करते थे, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने लगे। साथ ही से इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसे कहा गया था, शॉक थेरेपी को। इसे याद रखना है आपको। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को कबाड़ के भाव में लोगों को बेच दिया गया था, इसीलिए इसे क्या किया गया था, विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल, या इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। तो ऐसा हुआ क्यों, आखिर शॉक थेरेपी विफल क्यों हो गई। तो देखिए हुआ क्या, पूरी स्टोरी को समझिए। तो ऐसा हुआ कि सेल में भाग लेने के लिए लोगों को अधिकार पत्र दिए गए, कि जिसके पास ये अधिकार पत्र होगा वो आकर सेल में भाग ले सकता है और कंपनियां खरीद सकता है। पर यहाँ पर अब हमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि रूस के अंदर ज़्यादातर लोग तो ऐसे थे ना, जो इतने अमीर थे ही नहीं कि वो किसी बड़ी कंपनी को खरीद सकें, और उन्हें तो सामान्य पैसों की ज़रूरत थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उन अधिकार पत्रों को काला बाजारियों को बेच दिया, और उन काला बाजारियों ने उन अधिकार पत्रों को बड़े बड़े लोगों को बेच दिया, और उन बड़े बड़े लोगों ने बड़े ही कम में कंपनियों को खरीद लिया। तो नुकसान किसको हुआ, सरकार को, ठीक है, अल्टीमेटली। इसके बाद हमें देखना है क्या, साम्यवादी देश और भारत, यानी साम्यवादी देशों से भारत के संबंध कैसे रहे। तो देखिए भारत के संबंध शुरू से ही सबके साथ अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता हुआ आया है। तो दोनों ही देशों का सपना क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का है। वो चाहते हैं कि विश्व के अंदर बहुत सारे केंद्र हो, किसके, शक्तियों के, ताकि कोई एक देश अपनी मनमानी ना कर सके। इसके अलावा दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे, यानी दोनों तरफ से 80 समझौते हुए थे। भारत रूसी हथियारों का क्या है, खरीदार भी है, और इसी के साथ साथ भारत में तेल भी कहाँ से आयात किया जाता है, रूस से। वैज्ञानिक योजनाओं में रूस भारत की शुरू से ही मदद करता हुआ है, और साथ ही साथ कश्मीर मुद्दे पर रूस और भारत का समर्थन भी है, यानी रूस हमेशा भारत का समर्थन करता है। कश्मीर में जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, तब तब रूस ने भारत का समर्थन किया। तो इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो कौन सा, अरब क्रांति। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है कि आखिर अरब क्रांति है क्या, यानी अरब स्प्रिंग से हम समझते क्या, ये कहाँ पर हुई, कैसे हुई, ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमें दो चीज़ें जाननी है, जिसमें से पहली है उत्तरी अफ्रीका के देश। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये उत्तरी अफ्रीका का एरिया है, और साथ ही साथ ये जो दूसरा एरिया है ये गल्फ़ कंट्रीज़ है, यानी इन्हें अरब देश बोला जाता है। तो अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो अरब क्रांति की शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से, जो कि ये वाला देश है, और यहाँ से शुरू होने के बाद अरब क्रांति धीरे धीरे अफ्रीकी देशों में फैली, यानी इन देशों में, और उसके बाद धीरे धीरे कहाँ फैली, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या
कि पहले ट्यूनीशिया के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यहीं से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो देखिए ट्यूनीशिया उत्तरी अफ्रीका का एक देश था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर एक तानाशाही सरकार थी, यानी यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, तानाशाही सरकार थी। यहाँ के मीडिया पर पाबंदी थी और वह सरकार के खिलाफ कुछ भी कह नहीं सकता था, ना तो दिखा सकता था। अब तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ लोगों पर अत्याचार होते थे और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल पाता था। अब 1987 से यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? जिन एल एबिदाइन बैन अली। ठीक है, तो ये ट्यूनीशिया की स्थिति है। तो इसके बाद देखते हैं कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या। अरब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? तो अरब क्रांति की शुरुआत मोहम्मद बाऊजीजी नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदाह की वजह से हुई। आत्मदाह का मतलब होता है एक तरीके से आत्महत्या कर लेना, खुद को मार लेना। तो मोहम्मद बाऊजीजी नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब था। ठीक है, इनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था और जब ये 3 साल के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो 10 वर्ष की उम्र से उन्हें क्या करना पड़ा? काम करना पड़ा, और ये फल बेचा करते थे बेसिकली। तो हुआ क्या इनके साथ कि मोहम्मद बाऊजीजी ने टाउन हॉल, यानी जो ट्यूनीशिया का टाउन हॉल था, उसके पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन दे रखा था, अप्लाई कर रखा था, पर उन्हें ये अनुमति नहीं मिल पा रही थी कि वहाँ पर उस दुकान को ऑक्यूपाई करके वहाँ फल बेच सके। 17 दिसंबर को जब वह फल बेचने के लिए उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वो रोज़ फल बेचा करते थे, तो उन्होंने देखा कि किसी और व्यक्ति ने वहाँ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है और वो वहाँ पर अपना सामान बेच रहा है। तो ये देखकर उन्होंने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की और उसे वहाँ से हटाने की कोशिश की, पर वो व्यक्ति नहीं माना। और इस चीज़ को देखते हुए वो कहाँ गए? पुलिस वालों के पास। लेकिन जब वो पुलिस वाले के पास गए तो पुलिस वालों ने क्या किया? इनका फल और इनका सामान इनसे छीन लिया और उनकी बेइज्जती की और साथ ही साथ उन्हें मारा भी। अब इन सब चीज़ों की वजह से जो मोहम्मद बाऊजीजी थे वो अंदर से टूट गए, यानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल छिड़क लिया और खुद को आग लगाकर आत्महत्या यानी आत्मदाह कर लिया। तो लोगों ने इनको बचाने का प्रयास किया पर वह इन्हें नहीं बचा सके। आत्मदाह करते वक्त उनके चचेरे भाई अली ने इस घटना का क्या किया? वीडियो बना लिया और ये वीडियो फेसबुक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, यानी इसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया और उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। अब 4 जनवरी 2011 को तो इनकी मृत्यु हो गई और इनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग इकट्ठा हुए, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? देखिए, मोहम्मद बाऊजीजी की मृत्यु सरकार की गलतियों की वजह से हुई थी, पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से हुई थी, पर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। अब मोहम्मद बाऊजीजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया, किसका? एग्जिस्टिंग सरकार का। इसके बाद क्या हुआ कि विरोध को दबाने के लिए वहाँ की सरकार ने उन पर गोलियां भी चलवा दी ताकि लोग डरकर शांति से बैठ जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने विरोध जारी रखा। विरोध के बढ़ने की वजह से वहाँ पर कर्फ्यू तक लगा दिया गया और बाद में वहाँ आपातकाल भी लागू कर दिया गया। अंत में क्या हुआ कि बैन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, और इसके बाद वहाँ पर उनका शासन खत्म हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो ये ट्यूनीशिया की कहानी थी जहाँ पर यह आंदोलन हुआ। इसके बाद क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूनीशिया के लोगों ने आखिर विद्रोह क्यों किया? देखो, सबसे पहले तो उनके अंदर गुस्सा था कि ये सब जो स्थिति हुई, इसके अलावा तानाशाही सरकार की वजह से जिसे हटाना था, उन्हें देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था जिसे हटाना था, गरीबी की वजह से क्योंकि वो गरीबी से जूझ रहे थे, बेरोजगारी की समस्या की वजह से, और साथ साथ मोहम्मद बाऊजीजी की वजह से जिनके साथ क्या हुई थी? नाइंसाफ़ी हुई थी और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ गई। चलिए देखते हैं कि ट्यूनीशिया की क्रांति के बाद क्या हुआ। हमने देखा कि ट्यूनीशिया के अंदर मोहम्मद बाऊजीजी की मृत्यु के बाद आंदोलन हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुआ। लगभग 24 सालों से चल रहा शासन वहाँ पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ? देखिए, छोटे से देश की इस सफलता को देखते हुए उसके आसपास के कई बड़े देशों ने भी ऐसा सोचा कि क्यों ना हम भी प्रयास करें और हम भी इस तरीके से इस शासन, इस तानाशाही से बाहर आ सके। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो अरब क्रांति थी, जो ट्यूनीशिया के एक छोटे से आंदोलन से शुरू हुई, धीरे धीरे उत्तरी अमेरिका के अंदर बड़ी तेज़ी से फैलने लगी और काफ़ी सारे देशों में इसका प्रभाव हो गया। साथ ही साथ इसका प्रभाव गल्फ़ कंट्रीज़ में भी पड़ा, जैसे सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, यमन वगैरह। इन सब के अंदर भी इसकी शुरुआत हुई और यही इसी को कहा जाता है अरब क्रांति की। किस तरीके से देशों ने अपने यहाँ के शासन से छुटकारा पाने के लिए क्या की? आंदोलन करने शुरू किए। तो आगे देखते हैं कि इनका परिणाम क्या हुआ अरब क्रांति का। तो बेसिकली हुआ क्या कि अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या हुई? तो अरब क्रांति सफल नहीं हुई। अब देखिए, अरब क्रांति सफल नहीं होने का मतलब है कि लगभग मान लीजिए अगर 10 देशों के अंदर आंदोलन हुए और उसमें से एक ट्यूनीशिया में सफल रही तो इसे अल्टीमेटली हम असफल मानेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द देशों के अंदर क्या रही है? असफल रही। इसके अलावा इसका लाभ केवल ट्यूनीशिया में हुआ, जैसा कि आपको बताया। साथ ही साथ अरब क्रांति की वजह से लीबिया और सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गए। शायद सीरिया के बारे में आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से वहाँ आज भी युद्ध चल रहा है और समस्या है वहाँ पर गंभीर है लोगों के लिए। तो ऐसे देश पूरी तरीके से तबाह हो गए अरब क्रांति की वजह से। इसी के साथ साथ कुछ देशों में इसकी वजह से सैन्य शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि पहले के शासन को तो हटा दिया गया, उसके बाद सैन्य का शासन आ गया और लोगों के डर की वजह से वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। और साथ ही साथ अरब और अन्य देशों ने बड़ी स्थिति, यहाँ पर ये सऊदी अरब आएगा, सऊदी अरब और अन्य देशों ने स्थिति को बड़ी समझदारी से क्या किया?
संभाल लिया। आपको ये याद रखना है, यहाँ सऊदी अरब आएगा। तो सऊदी अरब ने क्या किया, बेसिकली जब उसको ऐसा लगने लगा कि उसके यहाँ के लोग आंदोलन कर सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर धीरे धीरे छूट देना शुरू कर दिया। अगर हम देखें तो वहाँ पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तानाशाही सरकार है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने देश के लोगों को टैक्सेस वगैरह में छूट देना शुरू कर दिया, ताकि वहाँ के लोग क्या ना करें, आंदोलन ना करें। तो ये था आपका पूरा अरब स्प्रिंग का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आराम से जाइए, डाउनलोड कीजिए और उन्हें पढ़िए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।